वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। इमारतों की बुलंदी पे कोई मौसम क्या, कहाँ से आ गई कच्चे मकान की खुशबू। ये अल्फाज उर्दू ज़बान के हैं, वो उर्दू ज़बान जो चाशनी की तरह सुनने वालों के कानों में घुल जाया करती है। ये जादू है उर्दू ज़बान का, उर्दू बोलने वालों का। उर्दू अपने वजूद में आने के बाद मुख्तलिफ नामों से जानी जाती रही है। कभी इसे रेख्ता कहकर बुलाया गया, तो कभी हिंदवी और हिंदुस्तानी। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। देखिए, जिसको हम अभी आज उर्दू कहते हैं, उसको पहले हिंदी, हिंदवी कहा जाता था और जिस ज़बान में इसमें शायरी की जाती थी, उसको रेख्ता कहा जाता था। और उसके बाद 1857 के बाद से कहीं पे हमको उससे बल्कि उससे पहले ही हमको मिलता है कि इस ज़बान का नाम जो है वो फोर्ट विलियम में एक किताब थी बाग़-ओ-बहार, जिसमें इसका नाम उर्दू मिलता है और इसको उर्दू कहने लगे। वरना उनका गालिब का तो है ही बहुत कि रेख्ता के एक तुम ही नहीं उस्ताद, तो ये दिख रहा है कि ये हिंदी में है और हिंदी कह रहे हैं इसको। हम अमीर खुसरो को अगर हम कहें तो हम उन्हें कहेंगे सबसे पहले जिन्होंने हिंदवी को या हिंदी को पॉपुलराइज़ किया है वो तो अमीर खुसरो थे जिन्होंने। उर्दू हमेशा से ही सबकी ज़बान रही है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं, या यूँ कहें कि मजबूत हैं, कि इसका असर हमें आज़ादी से 6-7 दहाई बाद तक देखने को मिलता है। मसलन हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपनी तकरीरें उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा करते थे। इसकी एक और मिसाल कुछ वक्त पहले गुजरी हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज जी भी थीं। वो जब पाकिस्तान अपने दौरे पर गईं तो उन्होंने उर्दू ज़बान का इस्तेमाल अपनी तकरीरों में और प्रेस को मुखातिब करते हुए किया। देखिए, उससे बड़ा इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान की वज़ीर इत्तलात और नशरियात में हूँ और ये कॉन्फ्रेंस इत्तलात और नशरियात के वज़ीरों की हो रही है। तो ये सुषमा स्वराज का पाकिस्तान आना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की वज़ीर इत्तलात और नशरियात का सार्क की मीटिंग है। उर्दू बाज़ार रोड, जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने, जहां हर रोज़ हज़ारों की भीड़ उमड़ती है मुग़लिया दौर की इस शाही मस्जिद को देखने के लिए। उसके ठीक सामने एक बाज़ार लगता है, उर्दू बाज़ार। देखिए, सबसे पहला उर्दू बाज़ार था वो लाल किले के ठीक सामने था। दिगंबर जैन मंदिर और लाल किले के बीच में जो जगह थी वो उर्दू बाज़ार कहलाती थी और इसीलिए वो मंदिर भी जब बना है तो उर्दू मंदिर कहलाया है बहुत दिन तक। लेकिन जब 1857 के बाद 1857 के बाद जब जिसको अंग्रेज़ गदर कहते थे, तो उन्होंने काफ़ी शहर को जो शाहजहानाबाद वर्ल्ड सिटी जो थी, शाहजहानाबाद में काफ़ी तोड़-फोड़ की, काफ़ी उन्होंने सड़कें तोड़ी, घर तोड़े। उस वक़्त जो था ये सारी जब जो ये रीमॉडलिंग हुई है उसमें ये उर्दू बाज़ार वहाँ से तो चला गया, क्योंकि वो उन्होंने पूरी जगह खाली रखी। वहाँ पे ट्रूप मूवमेंट होता था, वहाँ पे फ़ौजें जमा होती थी। लेकिन किसी वक़्त मेरे ख़्याल से 20वीं सदी के शुरू में या 19वीं सदी के आखिर में ये जामा मस्जिद के सामने जो एक सड़क थी वहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली जो उर्दू की किताबें जिनके यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त होती थी और फिर वो सड़क का नाम उर्दू बाज़ार पड़ गया। वैसे तो उर्दू की किताबें सिर्फ इस बाज़ार तक महदूद नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ तकरीबन 60 से 70 दुकानें थीं जो उर्दू ज़बान की किताबें बेचा करती थीं। ये इदारा कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू मेरे दादा साहब ने शुरू किया था 1939 के अंदर। इस्टेब्लिश हुआ है 1939 में है, इस्टेब्लिश हुआ है। उर्दू बाज़ार था ये नाम इसका पहले से ही, और मेरे दादा ने ही इस कुतुब खाने का नाम रखा है कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू। तो मैं अक्सर देखा करता था कि बहुत सारे शायर बैठे हुए हैं हमारी दुकान पर। अदीब आते थे, शायर आते थे और उनकी एक महफ़िल जमी रहती थी।
और चाय का दौर चलता रहता था, चाय पीते रहते थे। तो कोई शायर आया तो नया शेर सुना रहे हैं, अदीब आ रहे हैं, अदीबों की बातें चल रही हैं। खत्तात आया करते थे, कैलीग्राफर्स जो होते थे, उनकी एक महफिल होती। मेरे दादा खुद एक कैलीग्राफर थे। पूरे रोड पे पहले किताबों की दुकानें थी हमारे जब बचपन में, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी किताबों की दुकानें। भाई एक दो दुकानें थी जो गोश्त की थी, उसकी थी, मुर्गे की थी, बाकी टोटल दुकानें किताबों की थी। हिंदू भी थे इसमें, मुसलमान भी थे, सब एक साथ रहते थे। मेरे वालिद साहब मुझसे कहा करते थे कि भाई हमारी गली के अंदर एक आज़ाद बुक डिपो था, अब वो ख़त्म हो गया। तो वो मेरे सामने ख़त्म हुआ, उन्हें मैंने देखा है आज़ाद बुक डिपो वालों को। ऐसा सेंट्रल बुक डिपो था, वो ख़त्म हो गया। इशातुल कुरान एक हमारे यहाँ था कुतुब खाना, वो ख़त्म हो गया। बहुत सारे कुतुब खाने वाले ऐसे हैं जिनके बच्चों ने इस काम को एक्सेप्ट नहीं किया। हम आज बरस 2025 में हैं और इन्हीं गलियों में आपको दुकानें तो उतनी ही नज़र आती हैं, मगर अब उर्दू ज़बान और इस बाज़ार का जायका कम होता दिख रहा है, क्योंकि इंसान जो लज्जत उर्दू की किताबों में ढूंढते थे वो अब मुगलई खाने की कढ़ाइयों में ढूंढने लगे हैं। भला ही हो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के इस बढ़ते चलन का, कि जो कतारें पहले जगत सिनेमा से मटिया महल तक दिखती थी वो अब कबाबों और कौरमे की खुशबू और धुएं में धुंधली सी होने लगी हैं। लोग खाने के लिए ज़्यादा आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते। पढ़ने वाली चीज़ ख़त्म हो गई ज़्यादातर। अब लोग वो चीज़ लेने आते हैं जो उनको बहुत ज़रूरी चाहिए हो, बाकी बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर आदमी लोग रात को आ रहे हैं, खाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। पहले उर्दू बाज़ार था, शौक़ था लोगों को पढ़ने का, लोग पढ़ते थे, ले आते थे, हज़ार रुपए की किताबें ले आते थे। अब लेते हुए घबराते हैं। असल मसला क्या है कि ये उर्दू बाज़ार अब खाने का बाज़ार नहीं है, और खाने के बाज़ार में हर रोज़ाना 1 लाख रुपए की सेल है, 1 से 1.5 लाख रुपए की सेल उनकी हो रही है। अब दुकान पर नहीं होती है सेल। उर्दू को हम ही लोग ख़त्म कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा नहीं रहे, इंग्लिश मीडियम में डालना है, उर्दू मीडियम में नहीं रहा। ये उर्दू यूँ ख़त्म हो रही है। अगर हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में डालेंगे तो उर्दू ख़त्म नहीं होगी। अब हर आदमी कहता है कि इंग्लिश पढ़ाओ, उर्दू को भूल दिया। 90s में जब हमारे 80s और 90s में जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उस ज़माने में क्योंकि स्कूल का होमवर्क इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत सारे लोगों ने जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे जा रहे थे, और क्योंकि इंग्लिश उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज नहीं ऑफर होती है, तो लोग बच्चों ने उर्दू पढ़नी छोड़ दी। हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे, एक थर्ड लैंग्वेज संस्कृत हो जाती थी। जो हाल आज उर्दू बाज़ार का है और जिस तरफ उसका रुख है, इस बाज़ार में नई किताबों की दुकानों का खुलना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर पर मटिया महल में तमाम और दुकानें खुल गई हैं जो उर्दू और दीनी किताबें बेचती हैं। उर्दू बाज़ार में अब भी कुछ लोग हैं जो जुनूनी हैं ज़बान के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए और तमाम कुर्बानियाँ देकर इसे ज़िंदा रखने के लिए। खैर हमारी नहीं है, हम तो अल्लाह का शुक्र है चलता रहेगा। मेरे पास ये मेरा बच्चा है, ये बैठेगा, पीरियड है जी, ये चलाएगा इंशाल्लाह आगे चलाएगा अल्लाह की रहमत से। दादा ने कहा कि भाई अब ये किताबों की दुकान है और ये उर्दू को संभालना है, ज़बान है और इसको कोई ना कोई संभालना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, इंजीनियरिंग तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी इस कुतुबखाने को कौन संभालेगा। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो इन्हीं पुरानी दिल्ली की गलियों में, उन गलियों में जहां पहुंचने का पता खुद जामा मस्जिद के मकामी लोगों को नहीं मालूम, उन गलियों में जहां हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ती है, वो भीड़ जो जामा मस्जिद के सामने बनी सड़क के तमाम होटल्स के जायका चखने के लिए बेताब रहती है। कुछ लोग हैं जो एक और ख़त्म होती रिवायत को ज़िंदा रखने की कोशिश में हैं, कुतुब बीनी की रिवायत को, यानी किताब पढ़ने के शौक़ को। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें,
उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। ये लाइब्रेरी जहाँ है, ये एक कैरम सेंटर और कार्ड्स की जगह होती थी। कार्ड्स खेलते थे, रात में लेट नाइट पार्टीज होती थी। जब 87 में यहाँ कर्फ्यू लगा और 4-5 दिन तक यहाँ पूरा बंद रहा, उन 4-5 दिन में अंदर के हालात इतने ख़राब हो गए कि ना तो बच्चों के लिए दूध होता था, ना कुछ खाने पीने का सामान की बहुत कमी हो गई। तो 4 दिन बाद जब कर्फ्यू के लिए खुला थोड़ी देर के लिए, तो हम यही टीम निकली और बाहर से काफ़ी सामान लिया। उसमें सब्जियां ली, दूध लिए बच्चों के लिए, डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो एक फीलिंग आई सब लोगों में, वो एक सब लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। हम लोगों ने 94 में ये लाइब्रेरी कायम की, हजरत शाह वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी। और इसमें स्टार्टिंग में जितने हमारे मेंबर्स थे, सब ने अपना अपना पर्सनल कलेक्शन रखा लाके, जिसके पास जो बुक्स थी लाके रखी। फिर अपने कुछ रिलेटिव से, फ्रेंड से कहा कि भाई लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों ने डोनेट करनी शुरू की। आज लगभग 20 से 25 हज़ार किताबें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ लगभग ये समझ लीजिए 4-5 हज़ार किताबें तो अभी इस लाइब्रेरी में हैं। जो हमारी लाइब्रेरी है, एक सब मकसद भी यही था कि यहाँ लोग आएँ, यहाँ बैठें, किताबें पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, न्यूज़पेपर, ताकि उनमें जो है तालीम का शौक़ पैदा हो। क्योंकि बड़े लोग पहले कहते थे, इल्म के लिए किताब का होना और किताब के लिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें दौर इस्लामी के अंदर कि जहाँ मस्जिद होता था, मदरसा, तो वहाँ कुतुबखाना ज़रूर होता था। जो पूरी हिस्ट्री देखी 14 साल की इस्लामी तारीख़ की, तो ये एक पार्ट है लाइब्रेरी जो है ये। तो पहले जब उर्दू और पर्शियन का दौर था, तो उसी से पता लगेगा कि तारीख़ क्या है। आज अगर रेयर बुक्स होती हैं, वो इंग्लिश की नहीं होती हैं, वो उर्दू की मिलेगी, पर्शियन की मिलेगी आपको। तो वो जो किताबें हैं, वो कितनी कीमती किताबें हैं। अब तक यहाँ से 5 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, 4 एमफिल कर चुके हैं और 4 बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं यहाँ की किताबों से। और जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं, उसमें आपके जामिया के स्टूडेंट हैं, जेएनयू के हैं, डीयू के हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया से लोग आते रहते हैं। जब से कंप्यूटर आया है, तो जब से किताबें छपनी कम हो गई थी, क्योंकि हर शख्स के पास लैपटॉप था, कंप्यूटर था। अब उसका मोबाइल आ गया, तो हर चीज़ उसमें मौजूद है। तो थोड़ा एक बीच में ऐसा टाइम रहा 20-25 साल का, और दोबारा फिर दौर शुरू हुआ है किताबों का लोग। कि अभी कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि इसको डिजिटाइज करा दिया जाए। और सबसे पहले तो जो हमारे पास रेयर बुक्स हैं, उनको डिजिटाइज कराना चाहते हैं, लेकिन हर बार आके फंड पे कहानी रुक जाती है। हमारा तो विज़न ये है ही नहीं कि इसे ख़त्म किया जाए। हम तो अगर हमारे पास एज़ मैक्सिमम किताबें हमारे पास होंगी, तो हम तो जो है इन्हें प्रिजर्व करते रहेंगे। जगह हमारे पास होगी तो करेंगे, इसे रोकेंगे। आज की तारीख में मौजूदा हुकूमत ने उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ एक मोर्चा खड़ा किया है, जो इसे बेशक जड़ से तो नहीं, मगर धीरे धीरे उर्दू को आवाम से दूर करने की साजिश में है। हर गुज़रते बरस, या अब तो यूँ कहें कि हर गुज़रते महीने, उर्दू को कभी किसी स्टेट के स्कूली निसाब से हटा दिया जाता है, तो कभी स्टेट असेंबलीज़ में उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बताकर लोगों को भड़काया जाता है। हाल ही में राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने उर्दू में लिखे जाने वाली पुलिस टर्मिनोलॉजी को हटाने के लिए PIL दाखिल की है। कुछ बरस पहले यही काम दिल्ली पुलिस ने भी किया। इसे शायद सीधा हमला ना भी समझा जाए, मगर ये एक सिस्टमैटिक तरीके से उर्दू को दरकिनार करने की पुरजोर साजिश है। माजी में यही काम बरतानवी हुकूमत ने भी किया, जब उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने ज़बानों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया। जब नेशनलिस्ट तहरीक पनप रही थी, हिंदी और उर्दू को एक दूसरे का मुकाबिल बना दिया गया। हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहा गया।
अगर उर्दू की तारीख़ को अगर देखेंगे तो वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, चूँकि अब वैसे तो आप कोर्स सिलेबस से आप ख़त्म कर दीजिए, नाम ख़त्म कर दीजिए, नाम बदल दीजिए आप, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, कभी मादरी ज़बान ख़त्म नहीं होती है। चूँकि ये मुल्क जो है ना मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, मल्टी वेदर कंट्री है, मल्टी रिलीजन कंट्री है। अगर आप ये कह दो कि ये उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है, तो ये कहना ये ख़राब बात है। कि उर्दू जो है ना ज़बान है एक रीजन की, ज़बानें जो हैं वो रीजन की होती हैं, वो कम्युनिटीज़ की होती हैं, वो मज़हब की नहीं होती हैं। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान थी, और ऐसी कोई बुरी बात नहीं अगर है भी, लेकिन है नहीं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान थी तो फिर केरला में लोग क्यों मलयालम बोल रहे हैं, क्यों नहीं उर्दू बोल रहे? तमिलनाडु के जो मुसलमान हैं क्यों तमिल बोल रहे हैं? बंगाली मुसलमान क्यों बंगला बोल रहे हैं? बांग्लादेश में ही कितने मुसलमान बंगाली बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, और पाकिस्तान में कितने पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान में तो जो यहाँ से गए हैं, जो मतलब महाजर यहाँ से गए, वो उर्दू बोलते हैं, वहाँ की उनकी अपनी लैंग्वेज तो पंजाबी और सिंधी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको अपना नेशनल लैंग्वेज बना दिया उर्दू को, तो इसलिए वो एक मुस्लिम लैंग्वेज बन गई। लेकिन मुस्लिम लैंग्वेज जो ना कभी थी ना कभी होगी। लेकिन उर्दू जो थी वो चूँकि हमारी मादरी ज़बान है, और मादरी ज़बान कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती, और वक्फ बोर्ड की सारी बुनियाद उसी उर्दू के कागज़ात पे है। अगर आज उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि वो जो आपकी जो ज़मीनें हैं, जो वक्फ एक्ट ला रहे हैं या वक्फ बोर्ड का जो कानून ये ला रहे हैं, तो उसके बाद अगर उर्दू को ख़त्म कर दिया जाएगा तो पढ़ेगा कौन? हमारा पैगाम ये है दिल्ली वालों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग ही हैं और पूरी दुनिया के लोगों के लिए। उसमें हमारे स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, जो हमारी किताबें हैं उससे इस्तेफादा करें, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। नस्तलिक धीरे धीरे कम हो रही है, उर्दू बोलने वालों में भी कमी आई है, उर्दू बाज़ार भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। किसी भी ज़बान के इस्तेमाल के कम होने में कुछ वक्त के लिए सियासी वजूहात ज़िम्मेदार होते हैं, और किताबों के बाज़ारों में लोगों की कमी होने में आज की टेक्नोलॉजी वजह बन सकती है। लेकिन ये ज़बानें और बाज़ार मिटाए नहीं जा सकते। जब तक एक ज़बान ज़मीनी लोगों से जुड़ी रहेगी वो ख़त्म नहीं होगी। कुछ खत्तात बाकी हैं जो उर्दू को ज़िंदा रखते हैं, और कुछ और लोग हैं जो इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी जश्न के ज़रिए हों या महफ़िल सजाकर। लेकिन ये छोटे छोटे कदम ही हमें इस ज़बान को आम करने के लिए हिम्मत देंगे। ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस ज़बान को दोबारा से आम करें, इसे मजहबी सियासत की जंजीरों से आज़ाद करें और एक मोहब्बत की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करें।